करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्रैल सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं वो इस वीडियो के थ्रू सेकंड वीक के सभी करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं, और जो एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं वो इस वीडियो के थ्रू अपने करंट अफेयर्स रिवाइज जरूर कर लें। और गाइज, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा, और मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत ने अपने इक्विटी मार्केट में कितना विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी FPI प्राप्त किया है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को। इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 हाउ मच फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स यानी FPI इनफ्लोज डिड इंडिया विटनेस इन इट्स इक्विटी मार्केट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2,74,034 करोड़ रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा आपने दो टर्म यहाँ पर सुनी होंगी। एक तो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी FPI, एक होता है FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, कोई एक्स कंपनी है वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है, ठीक है। अब दो तरह से कर सकती है। मान लीजिए वो एक्स कंपनी भारत में किसी कंपनी को खरीद लेती है, ठीक है, या फिर वो एक्स कंपनी भारत में किसी कंपनी के स्टॉक्स ले लेती है, यानी उसके जो है शेयर खरीद लेती है, उसमें अपनी भागीदारी खरीद लेती है। तो दो केस बन गए। तो अब जो ये पहले वाला केस था, यानी जो एक्स कंपनी है, जो फॉरेन कंपनी है, वो भारत में आकर किसी कंपनी को खरीद ले रही है, उसको बोलते हैं FDI, ठीक है, बाइंग और कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्ट्री इन अ फॉरेन कंट्री, तो इसको बोलते हैं FDI। और अगर वो कंपनी, जो एक्स कंपनी है, वो भारत में आकर किसी कंपनी के शेयर खरीद लेती है, उसमें अपनी भागीदारी ले लेती है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी FPI, टू इन्वेस्ट मनी इनटू अनदर कंट्रीज स्टॉक मार्केट। आई होप आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मधु क्रांति पोर्टल के डेवलपमेंट के लिए कौन सा बैंक तकनीकी और बैंकिंग भागीदार है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन बैंक। सो इंडियन बैंक इज द टेक्निकल एंड बैंकिंग पार्टनर फॉर डेवलपमेंट ऑफ मधु क्रांति पोर्टल। देखिए फ्रेंड्स, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ने मधु क्रांति पोर्टल और नेफेड के हनी कॉर्नर्स इसको लॉन्च किया है। नेफेड का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि मधु क्रांति पोर्टल ये राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, इसके तहत राष्ट्रीय बी बोर्ड यानी नेशनल बी बोर्ड, इसकी एक पहल है। इस पोर्टल पर शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के ट्रेसेबिलिटी स्रोत को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। साथ ही इसके जो तकनीकी और बैंकिंग सहयोगी है, ये है इंडियन बैंक, जिसकी MD एंड CEO हैं पद्मजा चुंद्रू और हेडक्वार्टर्स है चेन्नई में। और इसी के रिगार्डिंग जो नेशनल बी बोर्ड है, इसने इंडियन बैंक के साथ एक MOU साइन किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि स्वीट रिवॉल्यूशन यानी मीठी क्रांति, ये फ्रेंड्स शहद के उत्पादन से संबंधित है, हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है स्वीट रिवॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड? तरुण बजाज रेवेन्यू सेक्रेटरी, यस। अजय शेठ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, यस। ज्ञानेश कुमार पार्लियामेंट्री अफेयर्स सेक्रेटरी, यस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, तीनों ही सही हैं। देखिए हाल ही में कैबिनेट ने रिशफल किया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन तो हमने देख लिए हैं, ज्ञानेश कुमार तक हमने देख लिए हैं। अब देखिए अली राजा रिजवी, इनको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज में सेक्रेटरी बनाया गया है। इंदेवर पांडे, इनको डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज में सेक्रेटरी बनाया गया है। अंजलि बावरा, इनको डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इसमें सेक्रेटरी बनाया गया है। जतेंद्र नाथ स्वैन, इनको डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज में सेक्रेटरी बनाया गया है। अनिल कुमार झा को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में सेक्रेटरी यानी सचिव बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश में अयोध्या और किस शहर के बीच एक रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रेंड्स अयोध्या और लखनऊ के बीच में। रामायण म्यूजियम एंड कल्चरल सेंटर टू बी इस्टेब्लिश्ड बिटवीन अयोध्या एंड लखनऊ। और फ्रेंड्स जो इसके लिए जो अयोध्या से लखनऊ के बीच में जो एक्सप्रेसवे है वहाँ पर 10 एकड़ की ज़मीन वहाँ पर चिन्हित भी कर दी गई है। और इसका जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये IIT खड़गपुर के द्वारा बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह नामक आंदोलन किसने शुरू किया है? हु हैज़ स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशंस? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विरल देसाई। देखिए फ्रेंड्स, विरल देसाई, इनको पहले बात तो आप ये जान लीजिए ग्रीन मैन ऑफ गुजरात इसके नाम से इनको जाना जाता है। तो इन्होंने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन इसको लॉन्च किया, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है प्रदूषण के खिलाफ एक तरह का सत्याग्रह, यानी लोगों को जागरूक करने की काम यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए आपको ये भी जानना चाहिए सबसे पहले कि ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने का जो इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया है उससे इंस्पायर्ड है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर रिवाइज हो जाए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव आखिर है क्या। देखिए भारत जो है अपनी स्वतंत्रता का 75वीं एनिवर्सरी 15 अगस्त 2022 को मनाने वाला है। ठीक है, लेकिन भारत जो है 75 वीक पहले, ठीक है 75 वीक पहले से ही इसकी तैयारी शुरू करती है। ठीक है, तो 75 वीक पहले से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो 75 वीक कब हुए? जो अभी हाल ही की 12 मार्च 2021 हुआ। ठीक है, तो तब से इन्होंने शुरू कर दी है और ये सेलिब्रेशन अब 15 अगस्त 2022 तक चलेगी। ठीक है, तो इसीलिए अब जो विरल देसाई हैं इन्होंने आने वाले 75 वीक तक जो गुजरात में एक विलेज है वांज विलेज, तो यहाँ पर ये सत्याग्रह शुरू किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें GD बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सुमन चक्रवर्ती हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 30th GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में ही पता चल रहा है कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर में प्रोफेसर हैं। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो है कई तरह की इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ बनाई हैं जो कि हेल्थ केयर में काफ़ी उपयोगी साबित हो रही हैं। बात करें अगर हम GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च की, तो 1991 में इसको जो है इंस्टीट्यूट किया गया था इस अवार्ड को। और ये जो है 50 साल से कम के जो भी इंडियन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। 5 लाख रुपए का इसमें कैश प्राइज़ मिलता है। और फ्रेंड्स इसमें जो कमेटी होती है वो सिलेक्ट करती है कि किसको दिया जाएगा। तो इस बार जो कमेटी रही उसकी जो उसमें जिसने इसको हेड किया है, ठीक है, इस कमेटी को, ये रही हैं चंद्रिमा साहा। ये कौन है? ये इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की प्रेसिडेंट है। अनामया पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये जो पहल है, ये जो इनिशिएटिव है अनामया, ये संबंधित है ट्राइबल से रिलेटेड। डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्चेस ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव अनामया। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा तो आपको साथ ही ये बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स हैं, इन्होंने जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, इनके साथ मिलकर एक अनामया इस नाम का एक ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव लॉन्च किया है, यानी एक तरह का सहयोग है इस तरह का। ठीक है, तो और इसको जो है किसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है? पिरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स जो भी ट्राइबल से रिलेटेड जो भी हेल्थ स्कीम्स हैं, ठीक है, जो भी उनको हेल्थ से रिलेटेड उनको जो भी सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो सबको एक जगह सम्मिलित करके फिर से उस पर विचार मंथन करके फिर से उनको जो है और मजबूती से उनको लागू किया जाएगा और अच्छे से उनको लागू किया जाएगा। ठीक है, उनका जो एरिया है, उनका जो सेक्टर है उसको और बढ़ाया जाएगा, उनका दायरा जो है बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह का ये कोलैबोरेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघाई रैंकिंग 2020 में भारतीय विश्वविद्यालयों की सूची में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, IISc बेंगलुरु।
देखिए फ्रेंड, जो ये संघाई रैंकिंग है इसको आप बोलते हैं एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ 2020। तो इस पूरी लिस्ट में 15 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं शामिल की गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में जो स्थित है, इसने जो है इस लिस्ट में 501 से लेकर 600 रैंकिंग का जो ब्रैकेट है, ठीक है, इसके बीच में जो भी एक ब्रैकेट है उसमें इसने जगह पाई है, ठीक है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है इसमें पहले नंबर पर रही है। और जबकि अगर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इंडियन यूनिवर्सिटी में ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर इसमें पहले नंबर पर रहा है। और वर्ल्ड वाइड ये 501 से 600 के बीच की जो रैंकिंग है उसमें रहा है। ये देख लीजिए, अगर हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो पहले नंबर पर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। वर्ल्ड रैंक इसकी रही है 501 से 600 के बीच में। नेशनल रैंक रही है इसकी 1। उसके बाद दूसरे नंबर पर IIT मद्रास है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, उसके बाद IIT दिल्ली है। CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के कौशल यानी स्किल्स को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, AICTE। AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ये MOU साइन किया है, जिसके तहत जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको जो है उनका स्किल से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, किस तरह से ट्रेनिंग दी जाए, ये स्किल उनका बढ़ाया जाएगा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि CBSE के चेयरमैन हैं मनोज आहूजा, AICTE के चेयरमैन हैं अनिल D सहस्त्रबुद्धे। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रोग निगरानी मंच लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो इंडिया लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑनलाइन डिजीज सर्विलेंस प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है ये लॉन्च किया है, सबसे पहले ये जान लीजिए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया है। क्या नाम है? इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। तो इसमें फ्रेंड्स क्या है, ये इस तरह का एक एडवांस डिजीज सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत जो है पहला देश बन गया है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में पहला देश भारत बन गया है। तो इसमें जो भारत के रोग निगरानी कार्यक्रम के लिए डेटा एंट्री और प्रबंधन, इन सभी की सुविधा की गई है। और पहले की जो इसमें 18 बीमारियां थी, ठीक है, उसकी तुलना में अब 33 जो बीमारियां हैं या रोग हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी, ठीक है, उन पर काफ़ी फोकस किया जाएगा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इसमें जो है अश्विनी कुमार चौबे ये भी शामिल रहे। अब ये कौन है? ये है फ्रेंड्स हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। E9 पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एजुकेशन। देखिए फ्रेंड्स, E9 क्या है? E9 एक इनिशिएटिव है। किस लिए इनिशिएटिव है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो उसमें जो 4th नंबर का गोल है क्वालिटी एजुकेशन, इससे रिलेटेड ये एक इनिशिएटिव है, E9 इनिशिएटिव, ठीक है। इसका मकसद ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें रैपिड चेंज लाया जाए। तो इसके लिए इन्होंने 3 प्रायोरिटीज रखी हैं। एक तो सपोर्ट टू टीचर्स, यानी टीचर्स को सपोर्ट करना, इन्वेस्टमेंट इन स्किल्स, जो इन स्किल्स हैं, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करना, यानी स्किल्स की ओर ज़्यादा पुश करना, उनको ज़्यादा जो है उन पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है, स्किल्स डेवलप करने के लिए, चाहे बच्चों में हो चाहे टीचर्स में स्किल डेवलपमेंट की बात हो। साथ ही जो डिजिटल डिवाइड है उसको नैरो करना, ठीक है, यानी उसको कम करना, डिजिटल डिवाइड को कम करना। अच्छा, E9 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं इसमें? बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान। और इट इज़ स्पेयरहेडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। स्पेयरहेडेड का मतलब होता है फ्रेंड्स नेतृत्व करना, यानी मुख्य भूमिका निभाना। तो इस इनिशिएटिव में मुख्य भूमिका निभा रहा है यूनाइटेड नेशंस। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि संजय धोत्रे ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है, यानी जो हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसमें ये राज्य मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। तो इन्होंने ही इसकी जो कंसल्टेशन मीटिंग हुई है E9 इनिशिएटिव की, जिसमें ये 9 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, तो भारत की ओर से इन्होंने इसको अटेंड किया है। और इसका थीम क्या रहा है? E9 इनिशिएटिव स्केलिंग अप डिजिटल लर्निंग टू एक्सीलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। तो बात हो रही है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 की। देखिए फ्रेंड्स, ये हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, जिन्हें SDGs भी बोलते हैं।
ये जो है फ्रेंड्स 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा अडॉप्ट किए गए थे और लक्ष्य है कि 2030 तक इन सभी गोल्स को फुलफिल कर लिया जाएगा। तो इसमें 4th नंबर का आप देख सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन। और इनमें से फ्रेंड्स गोल जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, कभी पूछ लेते हैं कि 5वां गोल कौन सा है, जेंडर इक्वलिटी से संबंधित है, ठीक है। पहला गोल कौन सा है, नो पॉवर्टी से संबंधित है। और यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे तो इसकी ट्रिक्स भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। कई चैनल्स ने इसकी ट्रिक भी डाली हुई है, तो आपको ट्रिक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। जुलाई के अंत तक LG स्मार्टफोन कारोबार बंद कर देगा। आपको बताना है कि LG का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो LG का मुख्यालय है फ्रेंड्स साउथ कोरिया में। तो LG ने कहा है कि अब ये जुलाई एंड तक अपना जो भी मोबाइल बिजनेस है इसको जो है बंद कर देगी। क्यों बंद कर देगी? क्योंकि अब ये स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स इन पर फोकस करना चाहता है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट्स, इन सभी पर ये ध्यान देना चाहता है। और LG फ्रेंड्स इसको पहले गोल्ड स्टार के नाम से जाना जाता था, उसके बाद इसका नाम LG हुआ है। इसके चेयरमैन है क्वांग मो कू और वाइस चेयरमैन एंड CEO हैं जो स्योंग जिन। केंद्र सरकार ने किस तारीख तक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS को बढ़ाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 30 जून 2021 तक। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए गवर्नमेंट ने जो है 3 लाख करोड़ का ये एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है जिसको पिछले साल लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो अब इसको 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। पहले फ्रेंड्स ये अक्टूबर 2020 तक होनी थी, उसके बाद इसको नवंबर 2020 तक बढ़ाया गया, फिर इसको मार्च 2021 तक बढ़ाया गया और अब इसको बढ़ाकर जून 2030 तक कर दिया गया, जून 30 2021 तक कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। 30 जून 2021 तक इसको कर दिया गया है। साथ ही फ्रेंड्स ये MSME सेक्टर जो है उनके लिए लॉन्च की गई थी, उनको क्रेडिट देने के लिए, उनको लोन देने के लिए लॉन्च की गई है ये। और अब इसका स्कोप और भी बढ़ा दिया गया है। इसमें जो है अब हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इसको भी अब इसमें शामिल कर लिया गया है। फ्रेंड्स आपको बता दें, देखिए इसमें आप ये देखिए अब पहले इसमें 2 राउंड इसके लॉन्च हो चुके हैं। ECLGS 1 लॉन्च हो चुका था, ECLGS 2 लॉन्च हो चुका था। अब इसका नाम इन्होंने दिया है, जब ये अब इसको 30 जून तक इसको बढ़ा दिया है ना, तो अब इसका नाम इन्होंने कर दिया है ECLGS 3, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या इन्होंने कहा है कि इट वुड इन्वॉल्व एक्सटेंडिंग क्रेडिट ऑफ अप टू 40% ऑफ टोटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग अक्रॉस ऑल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस एज ऑन February 29, 2020। तो फ्रेंड्स इसमें ये कहा गया है कि जो ये ECLGS 3.0 है, इसके तहत विभिन्न वित्तीय संस्थानों में कुल बकाया लोन का 40% तक लोन दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें ये बात कही जाएगी। और किन्हें दिया जाएगा? जो भी उद्यम है, जो भी MSMEs हैं, जिन्होंने 500 करोड़ रुपए तक का लोन लिया है, इससे ज़्यादा का नहीं, जिन्होंने 500 करोड़ रुपए तक का लोन लिया है और जो उनका बकाया है वो 60 दिन से पुराना नहीं है, यानी 60 दिन से ज़्यादा का नहीं है बकाया, उन्हीं को फ्रेंड्स ये लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स ये जो लोन है इसका जो रीपेमेंट पीरियड है वो 6 साल का है और इसमें मॉरेटोरियम पीरियड ये 2 साल का रहेगा। अब ये फ्रेंड्स मॉरेटोरियम पीरियड क्या होता है? देखिए मान लीजिए आपने लोन लिया है और आपकी किस्त शुरू होनी है जनवरी 2021 से आपकी किस्त शुरू होनी थी, लेकिन फ्रेंड्स किसी वजह से जो है नौकरी चली गई, ठीक है। अब नौकरी चली गई, आपके पास पैसा नहीं है कि आप उसको रीपे कैसे करें लोन को, ठीक है, उसकी किस्त जो बंधी है वो कैसे दें। तो बैंक क्या करता है, ये मॉरेटोरियम आपको दे सकता है, ठीक है। मॉरेटोरियम का मतलब क्या हुआ? बैंक ने आपको कह दिया कि अब आप जनवरी 2021 से ना देकर आप जो है मार्च 2021 या फिर अप्रैल 2021 से आप लोन दीजिएगा। तो अब जनवरी 2021, फरवरी 2021 और मार्च 2021 में आपने लोन नहीं दिया है, इसको कहते हैं आपका मॉरेटोरियम पीरियड, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात? यानी कि आपको एक छूट दे दी गई है बैंक ने कि आप इन 3 महीने में मत दीजिए, आप जो है अप्रैल 2021 से अपना लोन जो है फिर से रीपे करना शुरू कीजिएगा। और फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया कि अब जब एक्सटेंड कर दी गई है ये स्कीम, इसकी डेट, तो इसको ECLGS 3 बोला गया है और इसमें साथ ही इसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है। इससे पहले जो
GS 1.0 रही, जब इसको लॉन्च किया गया था तब उसको 1.0 बोला गया था। इसमें जो था 1 साल का मॉरेटोरियम पीरियड था और 4 साल का रीपेमेंट पीरियड था। उसके बाद जब दोबारा इसको एक्सटेंड किया गया फिर ECGLS 2.0 इसका नाम रखा गया और 1 साल का इसमें मॉरेटोरियम पीरियड रहा और 5 साल का इसका रीपेमेंट पीरियड रहा है। और अब क्या हो गया है, रीपेमेंट पीरियड 6 साल का रहा है और मॉरेटोरियम पीरियड जो है 2 साल का है। और फ्रेंड्स इसके लिए जो गाइडलाइंस जो जारी की जाएंगी, जो अब ये ECGLS जो 3 इसको लॉन्च किया गया है, इसकी गाइडलाइंस जो है ये नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड इसके द्वारा जारी की जाएंगी। ये जो है मुंबई बेस्ड एक कंपनी है। हाल ही में खबरों में नजर आए प्रिंस हमजा बिन अल हुसैन किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉर्डन। तो फ्रेंड्स जो ये प्रिंस हैं इनको जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, यानी नज़रबंद कर दिया गया है इनको घर में ही। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि वहाँ की सरकार ये कह रही है कि ये जो है सरकार के खिलाफ एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर देश के खिलाफ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इनको जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो जॉर्डन के किंग हैं, किंग अब्दुल्ला, ये उनके हाफ ब्रदर हैं, ठीक है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, अगर हम जॉर्डन के बारे में देखें तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बिशर खसावने और यहाँ की कैपिटल है अम्मान। करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार। साथ ही फ्रेंड जॉर्डन जो है ये सऊदी अरब, इराक यहाँ पर है फ्रेंड्स, इराक ये है, सीरिया यहाँ पर है फ्रेंड्स, इजराइल और वेस्ट बैंक, इन सभी से बॉर्डर देख रही है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इन कंट्रीज़ की बॉर्डर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। बैंक एग्जाम में तो ऐसा नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं तो वहाँ पर बॉर्डर्स पूछ लेते हैं इन सभी कंट्रीज़ के ना, जॉर्डन के, इसराइल के, इजिप्ट के, ठीक है। और ये फ्रेंड जो ये आप देख रहे हैं इसे सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर है स्वेज कैनाल, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैप याद हो जाएगा। और ये इराक है, ठीक है, और ये वेस्ट बैंक है, ठीक है। यहाँ पर जो है जॉर्डन रिवर बहती है, ठीक है। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं इस तरह के बॉर्डर्स। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर एक पेट्रा, ठीक है, एक ये सिटी है, काफ़ी फेमस सिटी है फ्रेंड्स, ये आर्कियोलॉजिकल सिटी है ये, और ये जॉर्डन में लोकेटेड है। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये जो पेट्रा सिटी है ये किस देश में स्थित है, तो ये जॉर्डन में स्थित है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक ये टेम्पल है अल खाजने, तो काफ़ी फेमस टेम्पल है फ्रेंड्स ये, तो ये पेट्रा जॉर्डन में स्थित है। इस तरह से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हमारी सड़क और तामीर तरक्की मोबाइल ऐप लॉन्च किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क और तामीर तरक्की मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इनका मकसद जम्मू एंड कश्मीर के ई गवर्नेंस स्ट्रक्चर को मजबूत करना और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाना है। इस ऐप के जरिए यहाँ के निवासी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उन्हें ट्रैक भी कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर की, तो इसकी 2 कैपिटल हैं, जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है और श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रूप में अस्तित्व में आया। साथ ही यहाँ पर 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की। तो देखिए इंडियन आर्मी ने हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन इसको लॉन्च किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस इसको IIM जम्मू में इनोग्रेट किया है। साथ ही इंडिया जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पाकलदुल और लोअर कलनाई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ये बना रहा है, तो इसने जस्टिफाई किया है कि ये जो है प्रोजेक्ट्स बिल्कुल वैध हैं। पाकिस्तान ने इन पर ऑब्जेक्ट किया था, तो याद रखिएगा पाकलदुल और लोअर कलनाई ये दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर में हैं प्रोजेक्ट्स। साथ ही फ्रेंड्स हाल ही में जो खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स हुए हैं गुलमर्ग में, इसमें जम्मू एंड कश्मीर टॉप किया है। साथ ही एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इसको फिर से विजिटर्स के लिए खोल दिया गया है, ये श्रीनगर में स्थित है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि फ्लड फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है, इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर ने जो है UK स्पेस एजेंसी के साथ सहयोग
किया है या उनसे सहयोग लिया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर की चिनाब वैली में कंचोत फेस्टिवल ये मनाया जाता है, तो इस बार भी ये काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में इंडियन आर्मी ने 100 फुट हाई नेशनल फ्लैग इसको भी जो है इसकी आधारशिला रखी है। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने ड्रामा फेस्टिवल इसको ऑर्गेनाइज किया है श्रीनगर में। और डॉक्टर शक्ति गुप्ता इन्हें एम्स जम्मू का फर्स्ट डायरेक्टर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण किस देश ने टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने का फैसला किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्थ कोरिया। तो फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से देश की स्थिति सही नहीं है और इसी वजह से ये पहली कंट्री बन गया है जिसने टोक्यो ओलंपिक से खुद को ड्रॉप आउट किया है, खुद को बाहर किया है। आपको ये जानना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन, कैपिटल है प्योंगयांग, करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यालू रिवर, जिसे अमरोक रिवर या फिर अमनोक रिवर कहते हैं, ये चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच बॉर्डर शेयर करती है। बैंक के अलावा अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना चाहिए, ये एरिया है नॉर्थ कोरिया, ये एरिया है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल जैसे कि मैंने आपको बताया प्योंगयांग है। ये जो आप देख रहे हैं ये है यालू रिवर या अमरोक रिवर या अमनोक रिवर, जो कि मैंने आपको बताया चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में बाउंड्री शेयर करती है। ये है इधर रशिया, ये जापान है इधर। ये आप देख रहे हैं 38th पैरेलल लाइन। कई बार क्वेश्चन आपने पढ़े भी होंगे इससे रिलेटेड और ये पूछे भी जाते हैं अमूमन कि 38th पैरेलल लाइन ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में है, तो आंसर होता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं डीमिलिटराइज्ड जोन। तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये डीमिलिटराइज्ड जोन है। इन दोनों कंट्रीज़ को ये लगभग हाफ पार्ट में डिवाइड करती है। तो 250 किलोमीटर्स लॉन्ग है और 4 किलोमीटर ये वाइड जो है ये लाइन है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस रमन। तो फ्रेंड्स, एस रमन को जो है सिडबी के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल 3 साल का रहेगा। कब से? जब भी ये ऑफिस को जो है एज्यूम करेंगे अपना ऑफिस, ठीक है, ज्वाइन करेंगे। और फिलहाल ये नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड इसके CEO के रूप में कार्य कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम सिडबी की बात करें तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका मकसद है कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर है तो उसको प्रमोशन, फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट का कार्य जो है सिडबी के जिम्मे है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि सिडबी के प्रोडक्ट्स हैं मुद्रा, माइक्रो फाइनेंस, पल्स और उद्यमी मित्र, ये सभी सिडबी द्वारा जो है संचालित हैं। बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मुद्रा मैंने आपको बताया, सिडबी वेंचर, उड़ान, RXIL, एक्विट, इसार्क और ISTSL, ठीक है। तो ये सभी जो है सिडबी के प्रोडक्ट्स हैं। और साथ ही आपको भी जानना चाहिए, देखिए बैंक के एग्जाम में इस तरह से पूछ लेते हैं कि किसका कितना शेयर है। तो देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका सिडबी का। तो यहाँ पर 15.4% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पर 16.73% शेयर हैं और LIC के यहाँ पर 14.2% शेयर हैं, नाबार्ड के 10% शेयर हैं और अदर्स के 43.62% शेयर यहाँ पर जो है सिडबी में हैं। आगे बढ़ते हैं। सुपेस पोर्टल किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ड्राइवन रिसर्च पोर्टल सुपेस लॉन्च्ड बाय CGI बोबडे। तो फ्रेंड, जो हमारे CGI हैं फिलहाल बोबडे साहब, इन्होंने और जस्टिस नगेवारा राव और CGI जो अब बनने वाले हैं जस्टिस NV रमना, तो इन तीनों की उपस्थिति में ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका नाम याद रखिएगा, सुपेस। क्या नाम है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। जैसे कि नाम में ही बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की एफिशिएंसी,
ठीक है, कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला ये एक पोर्टल है। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये बेस्ड है। तो इससे क्या होगा, देखिए मान लीजिए कोई केस है तो उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स या फिर जो भी डेटा चाहिए तो ये जो ये पोर्टल है इसके द्वारा जज जो है उसको प्राप्त कर सकेंगे। तो इससे ये, लेकिन इसके सामने ये भी एक चुनौती है। देखिए जब इसने ये काम आसान कर दिया है तो अब जो मैन पावर की ज़रूरत होती थी तो वो जो पद हैं उनकी आवश्यकता भी खत्म हो जाएगी और और आगे आने वाले समय पर उन्हें समाप्त भी कर दिया जाएगा। क्योंकि अब जो मैन पावर का जो काम था ये वाला फैक्ट्स देखने का और क्या क्या उससे संबंधित जो है जानकारी है किसी केस से रिलेटेड, ठीक है, पुरानी उस पर पुराने क्या क्या उस पर ऑर्डर्स आए हुए हैं उससे संबंधित, जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर देता है। ठीक है, तो उसकी आवश्यकता अब जो है, जो मैन पावर की आवश्यकता है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, साथ ही आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला सेलर यानी नाविक कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेत्रा कुमानन। तो नेत्रा कुमानन फर्स्ट इंडियन वुमेन सेलर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स, और ये चेन्नई से हैं, आपको जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हाल ही में ओमान में एशियाई क्वालिफायर की लेज़र रेडियल स्पर्धा में इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और इसी स्थान प्राप्त करने के साथ ही ये जो है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। ठीक है, और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, ये जो लिखा होता है ना लेज़र रेडियल, इसका मतलब होता है जो सिंगल हैंडेड बोट इवेंट जो होता है जिसमें चालक केवल अकेला ही नाव चलाता है। ठीक है, तो उसमें जो है इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए फ्रेंड्स कि विष्णु सरवनन, ठीक है, इन्होंने भी इसके लिए क्वालिफाई किया है। और कुल मिलाकर फ्रेंड्स देखिए इस बार जो है 4 भारतीय सेलर जो हैं टोक्यो ओलंपिक्स में उतरने वाले हैं। एक तो नेत्रा कुमानन हो गई, दूसरे हो गए विष्णु, और तीसरे और चौथे हो गए गणपति और वरुण। तो फ्रेंड्स इनको आप याद रखिएगा, ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में भवानी देवी ये फर्स्ट इंडियन फेंसर बनी है जिन्होंने 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो इस फेंसर का मतलब होता है फ्रेंड्स जो तलवारबाज होते हैं। ठीक है, विश्व में किन देशों के बाद भारत में अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है यानी बिलियनियर्स? ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। तो यूएस पहले नंबर पर है, चाइना दूसरे नंबर, यूएस पहले नंबर पर है, चाइना दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है भारत। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिलियनर्स हैं, तीसरे नंबर पर भारत इस लिस्ट में है। फोर्ब्स के द्वारा ये जारी किया गया है, फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा। तो भारत में जो बिलियनर्स की संख्या है वो 140 है और यूएस फर्स्ट नंबर पर है, चाइना सेकंड नंबर पर है, जर्मनी तीसरे नंबर पर है और रशिया फोर्थ नंबर पर है। तो यूएस में जो है 724 बिलियनर्स हैं, जबकि चाइना में 698 बिलियनर्स हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि मुकेश अंबानी, ठीक है, इनकी संपत्ति है 84.5 बिलियन यूएस डॉलर। ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन हैं। तो इन्होंने चाइना के जैक मा को जो है पीछे छोड़ दिया है और ओवरऑल अगर हम ग्लोबली बात करें तो ये 10वें नंबर पर हैं। और इनके बाद आते हैं फिर गौतम अडानी, ठीक है, जो कि सेकंड रिचेस्ट पर्सन है इंडिया में। और तीसरे नंबर पर आते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के फाउंडर शिव नादर। साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि फोर्ब्स की ये 35th एनुअल लिस्ट इन्होंने जारी की थी और इसको जो है टॉप किया है अमेज़ॉन के सीईओ और फाउंडर जेफ बेजोस ने। और इनकी संपत्ति है 177 बिलियन यूएस डॉलर। और दूसरे नंबर पर रहे हैं स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क और तीसरे नंबर पर रहे हैं फ्रेंच बिलियनियर बर्नार्ड आर्नोल्ड। साथ ही फ्रेंड्स ये फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यंगेस्ट बिलियनर कौन है? ये है केविन डेविड लेमन, ये जर्मनी के हैं और 18 साल की उम्र में ये बिलियनर बन गए हैं। ओल्डेस्ट बिलियनर कौन है? ये है 99 ईयर ओल्ड यूएस इंश्योरेंस टाइकून जॉर्ज जोसेफ। और रिचेस्ट वुमेन कौन है? ये है फ्रेंड्स फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स, ये फ्रांस की हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के टॉप 5 बिलियनर्स कौन हैं? मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, गौतम अडानी अडानी ग्रुप के, शिव नादर एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के, राधा किशन दमानी एवेन्यू सुपरमार्केट्स के और उदय कोटक, ये है कोटक महिंद्रा बैंक के। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने
हंसडीहा गोड्डा नई लाइन किस राज्य में समर्पित की है? तो ये की है फ्रेंड्स इन्होंने झारखंड में। ठीक है, रेलवे लाइन की बात हो रही है यहाँ पर। और साथ ही इन्होंने जो है गोड्डा न्यू दिल्ली हमसफ़र स्पेशल ट्रेन इसको भी जो है फ्लैग ऑफ किया है, यानी हरी झंडी दिखाई है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि पीयूष गोयल के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये भी इन्हीं के पास है। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO हैं सुनीत शर्मा। साथ ही अगर हम झारखंड की बात करें तो CM है यहाँ के हेमंत सोरेन, गवर्नर है यहाँ की द्रौपदी मुर्मू और कैपिटल है रांची। फातिमा जकारिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़ी हुई थी? तो फ्रेंड्स ये जर्नलिज्म से जुड़ी हुई थी, जर्नलिस्ट थी ये, और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मौलाना आज़ाद एजुकेशनल ट्रस्ट की चेयरमैन भी थी और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इन्होंने असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्य किया था। भारत ने किस देश के साथ पहले प्रतिनिधिमंडल स्तर के पुलिस प्रमुखों का वर्चुअल संवाद आयोजित किया? इंडिया हेल्ड द फर्स्ट डेलीगेशन लेवल वर्चुअल पुलिस चीफ्स डायलॉग विद विच कंट्री? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C श्रीलंका। तो इसमें केवल इतना ही जानने वाला है किसके साथ किया है, और इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर हैं इन्होंने, और श्रीलंका की ओर से भी जो यहाँ के IGP हैं इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C आशुतोष भारद्वाज को। तो आशुतोष भारद्वाज को जो है ये देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020 दिया गया है उनकी पुस्तक पितृवध यानी पितृ स्लॉटर के लिए। और 2019 का पुरस्कार दिया गया है राहुल सिंह को। सेम पुरस्कार की बात हो रही है, देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2019 के लिए दिया गया है राहुल सिंह को, 2020 के लिए दिया गया है आशुतोष भारद्वाज को, और राहुल सिंह को दिया गया इनकी पुस्तक विचार और आलोचना के लिए। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में व्यास सम्मान 2020 ये किसे मिला है? प्रोफेसर शरद पगारे को। और जो सरस्वती सम्मान 2020 है ये दिया गया है नॉवलिस्ट सरन कुमार लिम्बाले को। और फ्रेंड्स हाल ही में जो है ये हैं सुमन चक्रवर्ती, इन्हें हाल ही में GD बिरला अवार्ड भी दिया गया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रोमा या रोमानी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स आपको ये जानना चाहिए कि रोमानी पीपल जो हैं ये कई तरह के इश्यूज फेस करते हैं। ठीक है, काफ़ी पक्षपात भी इनके साथ होता है, और ये यूरोप कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने कौन कौन से डेज अब तक पढ़े हैं। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये 2 अप्रैल को आता है। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन ये 4 अप्रैल को आता है। इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस ये 5 अप्रैल को आता है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे और इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन दी 1994 जीनोसाइड अगेंस्ट दी तुत्सी इन रवांडा ये दोनों ही जो डेज हैं ये 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। विच कंट्रीज नेवी कंडक्टेड अ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन? किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में नौ परिवहन स्वतंत्रता अभियान जो है किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B USA। देखिए, अमेरिकी नौसेना ने भारत की पूर्वानुमति यानी कि प्रायर कंसेंट, ठीक है, यानी कि भारत की अनुमति नहीं ली, और इसके बिना ही जो है लक्षद्वीप द्वीप समूह के पास भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ पर नौ परिवहन स्वतंत्रता अभियान इन्होंने शुरू किया है। ठीक है, यानी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन इन्होंने यहाँ पर चलाया है। तो इसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो वारशिप यानी युद्धपोत जो इसमें शामिल रहा इसका नाम था USS जॉन पॉल जोन्स। तो ये जो है लक्षद्वीप के काफ़ी करीब से होकर गुजरा है। फ्रेंड्स आपको ये जानना चाहिए, देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको ये जानना चाहिए कि UN कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, ठीक है, जो कि 1982 में पारित हुआ था, तो ये लॉ ये कहता है कि कोई भी कंट्री किसी दूसरे देश की जो शिप है, चाहे वो कमर्शियल है या मिलिट्री है, उसको अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से जाने से नहीं रोक सकती है। ठीक
ठीक है। अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, देखिए किसी भी कंट्री की बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी, ठीक है, समुद्र में, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसमें जो है जिस कंट्री का भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पर उसके कुछ विशेषाधिकार होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 200 नॉटिकल माइल्स में कुछ नेचुरल या फिर मैरीन रिसोर्सेज हैं, तो उसको केवल यही कंट्री खोज सकती है जिसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये रिसोर्सेज आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये दिया गया है 200 नॉटिकल माइल्स, तो 1 नॉटिकल माइल्स में होते हैं 1.852 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए। लेकिन ये लॉ तो कहता है कि आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, किसी शिप को रोक नहीं सकते, चाहे वो कमर्शियल हो या मिलिट्री हो, ठीक है, अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजरने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स जो भारत है, भारत का यहाँ पर अलग नियम है। भारत कहता है कि यदि आप हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यहाँ से अगर आप गुजरना चाहते हैं या फिर कोई अभ्यास या अभियान आप चलाना चाहते हैं तो पहले आपको अनुमति लेनी होगी। लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट्स है इसकी नेवी ने भारत से ऐसी कोई अनुमति नहीं ली और लक्षद्वीप के काफ़ी पास से जो है इनकी ये शिप यहाँ से गुजरी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये फ्रांस का है। साथ ही फ्रेंड्स जब यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की बात हो रही है तो आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में राजस्थान में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने युद्धाभ्यास इस एक्सरसाइज को भी कंक्लूड किया है। साथ ही इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के स्पेशल फोर्सेज ने वज्र प्रहार इस एक्सरसाइज को भी हिमाचल प्रदेश में संपन्न किया है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा बैंक अपनी यूनाइटेड किंगडम स्थित सब्सिडरी की 100% हिस्सेदारी ओपन पेड होल्डिंग्स लिमिटेड को बेचेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक जो है 100% स्टेक बेच देगा ओपन पेड होल्डिंग्स लिमिटेड को। किसके? एक्सिस बैंक यूके लिमिटेड के, ठीक है। अच्छा, और ये तभी बेचेगा, देखिए जिस तरह से यहाँ पर रेगुलेटर होते हैं इसी तरह से यूनाइटेड किंगडम में रेगुलेटर है, फाइनेंशियल रेगुलेटर, प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी। जो भी बैंकिंग एक्सपीरियंस है उनके लिए जानना जरूरी है, नाम याद रखिएगा, प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी। तो जब ये अप्रूव कर देगा तो एक्सिस बैंक यूके लिमिटेड इसकी जो 100% स्टेक है ये ओपन पेड होल्डिंग्स लिमिटेड ये खरीद लेगी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो एक्सिस बैंक है इसके एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। फ्रेंड जल्दी से पिछले के 4-5 महीनों में एक्सिस बैंक के साथ जो भी करंट अफेयर्स जुड़े हैं वो देख लेते हैं। तो एक्सिस बैंक और रूपीफाई इन दोनों ने मिलकर जो है बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है MSMEs के लिए। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि एक्सिस बैंक ने हुंडई के साथ मिलकर जो है स्मार्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ये ऑफर किया है डिजिटली। साथ ही एक्सिस बैंक ने दिल से ओपन सेलिब्रेशन इस कैंपेन को लॉन्च किया था। साथ ही एक्सिस बैंक ने बेयर्स का जो बेटर लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव है इसको भी ज्वाइन किया है। एक्सिस बैंक ने एक जो है पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है जिसका नाम है वियर एन पे। साथ ही फ्रेंड्स एक्सिस बैंक ने एस क्रेडिट कार्ड इसको भी लॉन्च किया है गूगल पे और वीज़ा के साथ मिलकर। साथ ही एक्सिस बैंक ने और विस्तारा ने इन दोनों ने मिलकर एक को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। साथ ही एक्सिस बैंक ने औरा इस नाम का एक क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है जो कि हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। इको और बाइफ्रोस्ट जिनका उल्लेख खबरों में मिला है, हाल ही में रहा है, किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है अंडर सी इंटरनेट केबल्स से। जानते हैं इसके बारे में। देखिए फेसबुक और गूगल ये दोनों क्या प्लानिंग कर रहे हैं? ये दोनों प्लानिंग कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स से सिंगापुर इंडोनेशिया के बीच में सब सी केबल्स ये बिछाए जाएं, यानी कि इंटरनेट केबल्स जो हैं बिछाए जाएं। क्यों बिछाए जाएं? ताकि जो डेटा की क्षमता है उसको बढ़ाया जाए। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए इनका नाम क्या है। एक का नाम है इको और दूसरे का नाम है बाइफ्रोस्ट। अच्छा, और गूगल जो है ये केवल इको में इन्वेस्ट कर रहा है, जबकि फेसबुक जो है इको और बाइफ्रोस्ट इन दोनों में ही इन्वेस्ट कर रहा है। निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को जारी किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गाजियाबाद नगर निगम। तो गाजियाबाद नगर निगम ने 8.1% ब्याज दर पर 10 साल के लिए 150 करोड़ रुपए का देश का पहला म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी किया है और इसे BSE एक्सचेंज में भी लिस्टिंग की गई है, इसको लिस्ट किया है। देखिए ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए।
देखिए ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि जो ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करके जो मनी आपके पास आएगी उस मनी का यूज़ आप उस तरह के कामों में करेंगे जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों, ठीक है, यानी कि जो पर्यावरण के दृष्टि से जो है लाभ पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट्स हों। तो देखिए यहाँ पर क्या करने वाला है गाजियाबाद नगर निगम, ये क्या करने वाला है, जो भी डर्टी वाटर है, ठीक है, उसको टर्सरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सहायता से जो है उसको क्लीनिंग करेगा, ठीक है, और उसको जो है पाइप्ड वाटर योग्य बनाएगा ताकि जो है उसको पीने योग्य भी वो बन सके, ठीक है। तो ये साहिबाबाद जो है इस तरह के जगह पर, गाजियाबाद के पास ये है, साहिबाबाद जगह पर इस तरह के जो है ये प्लांट लगाए जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं। साथ ही फ्रेंड्स इसमें जो है लो इंटरेस्ट रेट होता है एज़ कम्पेयर टू लोन्स ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, और इसमें ग्रीन बॉन्ड्स में ये फ़ायदा भी रहता है कि इसमें टैक्स इंसेंटिव्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि BSE के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान, और पहला ऑफिशियल ग्रीन बॉन्ड ये वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज़ किया गया था 2009 में, और यस बैंक जो है ये पहला बैंक है जिसने कि 2015 में ग्रीन बॉन्ड जो है इशू किए थे। मिशन कर्मयोगी के तहत स्थापित क्षमता निर्माण आयोग यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है आदिल जैनुल भाई को। तो फ्रेंड्स आपको ये जानना चाहिए कि जो ये आदिल हैं ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ हैं। तो एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, ये फैक्ट याद रखना है, ठीक है। तो इनको कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इसका चेयरपर्सन बनाया गया है। अब ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन कर्मयोगी है इसके तहत इसको सेटअप किया गया है। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि इसमें रामास्वामी बालासुब्रमण्यम इनको जो है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इसका मेंबर बनाया गया है HR, और प्रवीण परदेसी को जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर बनाया गया है। साथ ही हेमांग जानी इनको जो है कमीशन का सेक्रेटरी बनाया गया है, इस कमीशन का सेक्रेटरी बनाया गया है। मिशन कर्मयोगी की अगर बात करें तो सितंबर 2020 में जो है इसको अप्रूव्ड किया गया था। तो इसका मकसद ये है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी जो क्षमता निर्माण है उसको जो है मजबूत करना, ठीक है, जैसे कि उनका रवैया सही हो, उनका जो कौशल है या स्किल हो उसको अच्छे से डेवलप हो सके, उनके काम में पारदर्शिता हो, ठीक है, और जो फाइलों का जो आदान प्रदान है ये जल्दी जल्दी हो सके, कोई काम कोई प्रोजेक्ट में ज़्यादा देरी ना हो। तो इस तरह का जो मिशन है इसे बोला जा गया है मिशन कर्मयोगी। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए भारत ने यूनाइटेड नेशंस वीमेन को कितनी राशि दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स 3 लाख $, अमेरिकी डॉलर की राशि जो है भारत ने कंट्रीब्यूट की है UN वीमेन में। साथ ही आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 2 चीज़ें जाननी होंगी। देखिए जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, जहाँ इसका हेडक्वार्टर्स है, ये हैं TS तिरुमूर्ति। और इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या फिर अम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा, जो जेनेवा में है ये है इंद्रमणि पांडे, ठीक है। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा, एक तो है न्यूयॉर्क में ये है TS तिरुमूर्ति और दूसरे है इंद्रमणि पांडे, ये कहाँ पर है, जेनेवा में। और दोनों ही परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो इंद्रमणि पांडे हैं ये यूनाइटेड नेशन के साथ साथ जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर भी भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। जीनस आर्गिरिया से संबंधित फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति का नाम किस नेता के नाम पर रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शरद पवार। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में हाल ही में जो है एक अर्गेरिया, ठीक है, इस जीनस से जो है बिलोंग करता हुआ एक फ्लावरिंग प्लांट की स्पीसीज पाई गई है और इसका नाम जो है NCP चीफ शरद पवार के नाम पर रखा गया है। NCP मतलब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो इनके जो चीफ हैं शरद पवार, इनके नाम पर रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? अर्गेरिया शरद चंद्र जी। विश्व बैंक और AIIB ने किस राज्य में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक और AIIB ने पंजाब के लिए
किस मकसद के लिए? जो कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स है इसके लिए 300 मिलियन यूएस डॉलर की राशि जो है अप्रूव कर दी है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है को फाइनेंस होगा किसके द्वारा? एक तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो कि 105 मिलियन यूएस डॉलर प्रोवाइड कराएगा, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB जो कि आपको 105 मिलियन यूएस डॉलर ये भी प्रोवाइड कराएगा, और पंजाब गवर्नमेंट जो है 90 मिलियन यूएस डॉलर प्रोवाइड कराएगी। अच्छा, इसके मकसद क्या है? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि अमृतसर में जो है अपर बारी दोआब कैनाल, ठीक है, तो इसके द्वारा यहाँ पर जो है वाटर प्रोवाइड कराया जाता है, और लुधियाना में सरहिंद कैनाल के द्वारा वाटर प्रोवाइड कराया जाता है। तो इन्हीं का जो क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर और मिनिमाइज वाटर लॉसेस, ठीक है, तो इनके जो वाटर लॉस है उसको मिनिमाइज करने के लिए और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए लोन अप्रूव किया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, और AIIB इसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में है, और इसके प्रेसिडेंट हैं जिन लिक्विन। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए जिन्हें वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वभूषण हरिचंदन। तो विश्वभूषण हरिचंदन को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? सरला साहित्य संसद के द्वारा। और किसने प्रेजेंट किया है इन्हें? ये जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं M वेंकैया नायडू, इनके द्वारा दिया गया है। किस मौके पर दिया गया है? जो आदि कवि सरला दास थे इनकी 600वीं बर्थ एनिवर्सरी पर ये दिया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो ये सरला दास जी थे ये उड़िया लिटरेचर के काफ़ी जाने माने जो है राइटर रहे हैं, और सरला महाभारत भी इन्होंने लिखी है उड़िया लैंग्वेज में। किस लघु वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत में छोटे व्यवसायों को डिजिटल बनाने के लिए N स्टोर के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने N स्टोर के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप की है। किस लिए? जो भारत में स्मॉल बिजनेसेस हैं या फिर ऑफलाइन रिटेलर्स हैं उनको डिजिटाइज करने के लिए, और इसके लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है N लिंक्स, ठीक है। तो जो भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो करंट अकाउंट होल्डर्स हैं जिनका अपना कोई बिजनेस है, तो इस ऐप की सहायता से वे जो है अपना प्रोजेक्ट जो है वो ऑनलाइन बेच सकते हैं, ऑनलाइन उतार सकते हैं। आपको बता दें कि जो ये N स्टोर है ये एक डिजिटल एंड टू एंड स्टोर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या है, जो भी सप्लायर है और जो आपके मर्चेंट हैं और जो आपके बायर्स हैं उन तीनों को ही एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर लाया जाता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि N स्टोर इसके CEO हैं प्रदीप संपत, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके CEO और MD है नितिन चुग, और हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु कर्नाटक में। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार सबसे अधिक एक दिवसीय जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो महिला क्रिकेट टीम है इन्होंने लगातार जो है 22 मैच जीते हैं, ठीक है। और फिलहाल जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया ये न्यूजीलैंड को हराकर इन्होंने बनाया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की जो मेल टीम है इसका ही रिकॉर्ड था 2003 में जब इनके कैप्टन रिकी पॉन्टिंग थे, ठीक है। तो उनकी जो कंसेक्यूटिव विक्ट्री का रिकॉर्ड है वो तोड़ा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जो विमेन क्रिकेट टीम है। डिजिट इंश्योरेंस ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। तो विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है डिजिट इंश्योरेंस ने। आपको जानना चाहिए कि डिजिट इंश्योरेंस के चेयरमैन हैं कामेश गोयल। अच्छा, अगर हम इसी तरह के और अगर हाल ही में नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करें तो नॉइस जो कि फ्रेंड्स एक स्मार्ट वॉच कंपनी है, तो इसने जो है ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ ही फैन टू प्ले जो कि फैंटेसी ऑनलाइन गेम ऐप है, इसने हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 7 इंक ब्रूज इन्होंने MS धोनी को जो है अपनी एक चॉकलेट इन्होंने लॉन्च की है उसके लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ ही मामा अर्थ इन्होंने सारा अली खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और टीच मिंट इसने राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पोर्ट्स एक्सचेंज इसने पृथ्वी शाह जो कि क्रिकेटर है इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फाम मिन चिन किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वियतनाम।
तो वियतनाम की जो नेशनल असेंबली है, इन्होंने फाम मिन चिन, इनको जो है वियतनाम का अगला प्रधानमंत्री इलेक्ट किया है। और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गुयेन जुआन फुक इनको रिप्लेस करेंगे, जो कि फ़िलहाल वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन और वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं गुयेन जुआन फुक। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना चाहिए कि वियतनाम की जो मोस्ट पॉपुलस सिटी है उसका नाम है हो ची मिन सिटी, और इसको प्रीवियसली साइगोन नाम से जाना जाता था। ये फैक्ट मैंने इसलिए यहाँ पर इंक्लूड किया है क्योंकि ये आपके एसएससी और रेलवे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और बैंकिंग एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेते हैं इस तरह की स्टैटिक जीके कि साइगोन जो है किस सिटी का जो है पहला नाम था, यानी प्रीवियस नेम क्या था, किस नाम से उसको बुलाया जाता था। इस तरह से आपने देखी भी होंगे कि कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिटीज़ के और कंट्रीज़ के कि उनका पुराना नाम क्या था। तो याद रखिएगा, हो ची मिन सिटी, एक तो ये वियतनाम में है, दूसरी इसका जो प्रीवियस नाम था वो था साइगोन। अच्छा, यहाँ से आप वियतनाम की लोकेशन देख सकते हैं, ये है वियतनाम, और ये जो है साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है, और चाइना, लाओस और कंबोडिया से अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना चाहिए कि इसकी कैपिटल है हनोई, करेंसी है वियतनामीज डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उड़ीसा इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन किसने किया है? हु रिलीज द हिंदी वर्जन ऑफ उड़ीसा इतिहास? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा इतिहास, इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है इसको विमोचन किया है। आपको बता दें कि जो ये उड़ीसा इतिहास है ये डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा जो है लिखा गया है, और इनको जो है उत्कल केसरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि अब तक ये जो बुक है ये उड़िया लैंग्वेज में थी, ठीक है, और इस उड़िया लैंग्वेज से इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है शंकर लाल पुरोहित ने। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना चाहिए कि जो उड़ीसा रीजन है इसको पहले उत्कल नाम से जाना जाता था, और अब भी आप इसको उत्कल नाम से कह सकते हैं। और इस नाम का मेंशन आपको इंडिया का जो नेशनल एंथम है जन गण मन, इसमें भी मिल जाएगा। तो आपने सुना होगा ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, तो जो यहाँ पर उत्कल है उसका मतलब उड़ीसा है। स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड्स 2021 में इंस्पिरेशनल जायंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट के लिए किसने पुरस्कार जीता है? यानी जो ये कैटेगरी थी इसमें इंस्पिरेशनल जायंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट, ये किसने जीता है? तो ये जीता है अभिनव बिंद्रा ने। तो फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड दिए गए हैं ये दिए गए हैं स्पोर्ट्स स्टार के द्वारा, और आपको जानना चाहिए कि अभिनव बिंद्रा ये इकलौते ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने कि इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता हुआ है भारत की ओर से। इंडिविजुअल मतलब कि टीम में ना रहकर जीता है, जैसे किसी पूरी टीम को मिलता है ऐसे नहीं, अपने खुद के दम पर, यानी इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता हुआ है। तो इनको मिला है ये इंस्पिरेशनल जायंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट ऑनर। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना चाहिए कि 2008 समर ओलंपिक जो कि बीजिंग में हुए थे, वहाँ पर इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में ये गोल्ड मेडल जीता था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद रोधी न्याय कोष में कितनी अतिरिक्त राशि का योगदान दिया है? यानी हाउ मच एडिशनल अमाउंट हैज़ इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द यूनाइटेड नेशंस ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 5 लाख अमेरिकी डॉलर। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी भारत कंट्रीब्यूट करता आया है, और फिर से भारत ने जो है एडिशनल 5 लाख अमेरिकी डॉलर जो है कंट्रीब्यूट किए हैं। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में, और अब भारत का टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया है 1 मिलियन US का। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। और हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो भारत ने यूनाइटेड नेशंस विमेन में हाल ही में 3 लाख अमेरिकी डॉलर का भी कंट्रीब्यूशन किया है। विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि फाउंडर ऑफ होम्योपैथी यानी होम्योपैथी के जनक जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिच सैमुअल हानीमैन, तो इनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है 10 अप्रैल को। तो उसी उपलक्ष्य में ये वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। आपको जानना चाहिए कि जो ये डॉक्टर हैनीमैन है ये जर्मन फिजिशियन थे।
साथ ही इस बार जो थीम रहा है वर्ल्ड होम्योपैथी डे का, ये रहा है होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथी ये फ्रेंड्स भारत में आयुष मिनिस्ट्री के अंतर आता है। और आयुष मिनिस्ट्री का मतलब क्या है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। किस राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ वीरिनी पुरस्कार विजेताओं के पहले संस्करण की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स एक तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा जो अवार्ड दिए गए हैं छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड्स, ये फर्स्ट एडिशन रहा है इस बार और इसमें कई लोगों को दिए गए हैं ये अवार्ड, लेकिन खासकर इसमें जो फेमस हैं ये हैं दूती चंद, इनका नाम आपने सुना भी होगा। तो दूती चंद भी इसमें शामिल रहे हैं और इनके अलावा जो है तीजन बाई और सुभा मुदगल, रेबेका मनमेन जोन, ठीक है। तो इस तरह के कई लोग हैं, लेकिन मेन जो है दूती चंद हैं, आप इनको याद रखिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो ये अवार्ड्स हैं ये स्मार्ट सिटी रायपुर द्वारा इंस्टीट्यूट किए गए हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है यहाँ की अनुसुईया उइके और कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ से जुड़े फ्रेंड्स अगर हम इम्पोर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स की बात करें तो इसको एंशियंट टाइम्स में दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। जो छत्तीसगढ़ का रीजन है इसको दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। और चित्रकूट फॉल्स, जिसको कि नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया यानी भारत का नायग्रा फॉल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, चित्रकूट फॉल को, ये छत्तीसगढ़ में है। तीरथगढ़ फॉल्स और केशकल वैली, कंगेर घाटी नेशनल पार्क, कैलाश केव्स, कुटुम्बसर केव्स, अचानक मार सेंचुरी और उदांती सेंचुरी, ये सभी छत्तीसगढ़ में है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि महानदी जो है ये फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है नियर रायपुर, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जो है इसकी बेसिन स्टेट्स हैं। और हीराकुंड डैम भी जो है महानदी पर ही बना हुआ है, ये है उड़ीसा में हीराकुंड डैम। भारत ने किस देश को PS जोरोस्टर नाम का फास्ट पेट्रोल वेसल गिफ्ट किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीशेल्स। तो फ्रेंड्स भारत ने 100 करोड़ की लागत का पेट्रोल वेसल जिसका नाम है PS जोरोस्टर, इसको जो है सीशेल्स को गिफ्ट किया है। साथ ही आपको बता दें कि जो ये PS जोरोस्टर है इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। अच्छा, और इन्होंने क्या क्या गिफ्ट किया है? भारत ने सीशेल्स को गिफ्ट किया है या फिर इनॉग्रेट किया है। देखिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड सीशेल्स प्रेसिडेंट वेविल रामकलावन इनोग्रेटेड द न्यू मजिस्ट्रेट्स कोर्ट बिल्डिंग। एक तो कोर्ट बिल्डिंग यहाँ पर इनोग्रेट की गई है, साथ ही 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट यहाँ पर जो है एक बिल्ट किया गया है, ठीक है। और 10 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर इनोग्रेट किए गए हैं। तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि इसी तरह से पूछ लिया जाए कि किस कंट्री को ये पेट्रोल वेसल दिया है, ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कंट्री की नई मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग को इनोग्रेट किया है? तो आंसर होगा सीशेल्स। और अगर हम सीशेल्स की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी कैपिटल है विक्टोरिया और करेंसी है सिसेलियस रूपी। ये आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं, ये है यहाँ पर सीशेल्स, ये इंडियन ओशन में है और ये मेडागास्कर है, इसके नॉर्थ ईस्ट में ये लोकेटेड है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और इसके ईस्ट में ये लोकेटेड है। IIT बॉम्बे इंक्यूबेटेड स्टार्टअप का नाम बताइए जिसने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर विकसित किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नैनो स्निफ। तो फ्रेंड्स यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नैनो स्निफर को लॉन्च किया है। ये क्या है? वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर, यानी कहीं पर एक्सप्लोजिव अगर है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। और आपको बता दें कि जो ये नैनो स्निफर है ये डेवलप किया गया है नैनो स्निफ टेक्नोलॉजीज़ द्वारा, जो कि एक IIT बॉम्बे इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है और इसकी मार्केटिंग की जाएगी वेहांत टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा। साथ ही आपको बता दें कि ये 10 सेकंड में जो है किसी भी एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट कर सकता है, तो काफ़ी पावरफुल इक्विपमेंट ये बनाया है इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन भारत में एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के तहत 5 लाख करोड़ की औसत संपत्ति पार करने वाला पहला म्यूचुअल फंड हाउस बन गया है? इंग्लिश में भी देखते हैं इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट म्यूचुअल फंड हाउस इन इंडिया टू क्रॉस द 5 लाख करोड़ रुपीज एवरेज
एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मार्क। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एसबीआई म्यूचुअल फंड्स। सो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स बिकम्स फर्स्ट म्यूचुअल फंड्स हाउस टू क्रॉस 5 लाख करोड़ रुपीस एवरेज AUM मार्क। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया एसबीआई म्यूचुअल फंड्स जो है बन गया है, ठीक है। और आपको बता दें कि एसबीआई म्यूचुअल फंड्स ये फ्रेंड्स जॉइंट वेंचर है किनके बीच में, एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूरोप का लार्जेस्ट एसेट मैनेजर अरुंधति, इन दोनों के बीच में जो है ये एक जॉइंट वेंचर है, इन दोनों का मिला हुआ उपक्रम है। और फ्रेंड्स जो पिछला हमारा फाइनेंशियल ईयर रहा है 2020-21, तो फ्रेंड्स इसमें जो है इसका जो एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये फ्रेंड्स 3.73 लाख करोड़ से बढ़कर 5.04 लाख करोड़ हो गया है, यानी 35% की ग्रोथ इसमें देखी गई है। आपको ये भी जानना चाहिए कि असेट्स अंडर मैनेजमेंट का मतलब आखिर है क्या। तो देखिए इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर जो इन्वेस्टमेंट कोई असेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड हैंडल करता है, उसको मैनेज करता है, उसे बोलते हैं असेट्स अंडर मैनेजमेंट, जैसा कि नाम से भी आपको मालूम चल ही रहा होगा। भारत में कॉपीराइट शासन यानी कॉपीराइट रिजीम किसके द्वारा गवर्न की जाती है, शासित की जाती है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ऑफ दी अबो। कौन कौन से, कॉपीराइट एक्ट 1957 और कॉपीराइट रूल्स 2013, इन दोनों के द्वारा जो है भारत में कॉपीराइट रिजीम गवर्न की जाती है। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी हिसाब से ये MCQ भी आपके लिए हमने बनाया है। देखिए हाल ही में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021। तो देखिए भारतीय गवर्नमेंट ने कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021 को अधिसूचित किया है, ठीक है। अच्छा आपको बता दें कि जो कॉपीराइट रिजीम है भारत में, ये कॉपीराइट एक्ट 1957 और कॉपीराइट रूल्स 2013 के द्वारा जो है शासित किए जाते हैं, गवर्न किए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अच्छा अब ये जो सूचित किए गए हैं इसका मकसद क्या है, तो इसका जो मकसद है, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो कॉपीराइट कार्यालय में कार्य और संचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को जो है प्राथमिकता देना, ठीक है, जिससे कि आधिकारिक जो राजपत्र है उसमें प्रकाशन की आवश्यकता समाप्त हो जाए। यानी जो ऑफिशियल गैजेट में जो पब्लिकेशन किया जाता है भारत गवर्नमेंट द्वारा, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए और पूरी तरह से जो है डिजिटल मीडियम अपना लिया जाए, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है उसमें आप अब पब्लिश करें, ठीक है। तो ये इसका मकसद रहा है। भारत और किस देश ने जल पर रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की है, यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नीदरलैंड्स। तो फ्रेंड्स भारत और नीदरलैंड्स ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर इसको लॉन्च किया है। आपको बता दें कि नीदरलैंड्स वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है और इसी क्षेत्र में भारत नीदरलैंड्स से सहयोग चाहता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि नीदरलैंड्स के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम है मार्क रूटे, कैपिटल है एम्स्टर्डम और करेंसी है यूरो। फ्रेंड्स यहाँ पर एक सिटी है जिसका नाम है हेग, आपने सुना भी होगा। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड यूरोपोल, इन सभी का हेडक्वार्टर्स फ्रेंड्स हेग सिटी में है। तो ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित कारखानों और डॉक वर्क्स के लिए विशेषज्ञ समिति का प्रमुख कौन होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर R.K. इलैनगोवन। देखिए फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स की सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन की समीक्षा के लिए 3 कमिटीज़ बनाई हैं। तो इसमें जो एक्सपर्ट कमिटीज़ फॉर फैक्ट्रीज एंड डॉक वर्क्स ये जो बनाई है, इसके जो चेयरमैन होंगे ये होंगे डॉक्टर R.K. इलैनगोवन। दूसरी है एक्सपर्ट कमिटी फॉर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स, इसको चेयर करेंगे P.L.N. मूर्ति। तीसरी कमेटी है एक्सपर्ट कमेटी फॉर द फायर सेफ्टी, इसको चेयर यानी अध्यक्षता करेंगे D.K. सामी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये है संतोष गंगवार जी। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER की पहली महिला महानिदेशक कौन बनेगी या कौन होंगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पूनम गुप्ता। सो NCAER अपॉइंट्स वर्ल्ड बैंक लेड इकोनॉमिस्ट पूनम गुप्ता एज न्यू डायरेक्टर जनरल।
फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो ये NCAER है यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये फ्रेंड्स एक इकोनॉमिक के क्षेत्र में काम करने वाला थिंक टैंक है। जैसे नीति आयोग एक थिंक टैंक है, इसी तरह से ये भी एक थिंक टैंक है। तो पूनम गुप्ता को इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया है और ये शेखर शाह इनको रिप्लेस करेंगी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि नंदन नीलेकानी, इनका नाम आपने सुना होगा, ये इस NCAER के प्रेसिडेंट हैं। लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम किस विश्वविद्यालय से संबंधित है यानी किस यूनिवर्सिटी से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी DTU। तो फ्रेंड्स आप देख भी सकते हैं, नाम से ही जैसे पता चल रहा है लैब ऑन व्हील्स, तो इस तरह की एक आपको ये व्हीकल समझ सकते हैं और उसके अंदर पूरी लैब बनाई गई है, कंप्यूटर्स यहाँ पर फिटेड हैं और कैमरास भी हैं। ठीक है, कई तरह की यहाँ पर टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की गई है। तो देखिए, दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम को इनोग्रेट किया है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, इस प्रोग्राम में जो भी बच्चे हैं मतलब गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन जो हैं, तो उनको जो DTU यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं ये लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस व्हीकल में जाएंगे और पढ़ाएंगे। अंदर पूरी लैब बनी हुई है जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस से रिलेटेड कंसेप्ट जो है आप प्रैक्टिकल तरीके से समझ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर टेलीविजन्स भी हैं, कंप्यूटर्स भी हैं, ठीक है, प्रिंटर्स भी लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है ये इसलिए लिखी रहती है ताकि आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, लेकिन जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो आपके माइंड में जो है छप जाता है कि हाँ ये इससे रिलेटेड है। जब तक पूरी न्यूज़ समझ में नहीं आएगी तब तक आप करंट अफेयर्स में वो उस तरह की पकड़ जो है आप हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए फ्रेंड्स ये सब जो मैटर होता है इसको भी आप ध्यान से सुना कीजिए। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 अप्रैल को ये मनाया जाता है। तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, आपको ये जानना चाहिए, देखिए क्यों मनाया जाता है, इसके रीज़न हम देखेंगे। देखिए 4 अक्टूबर 1957 यानी 4 अक्टूबर 1957 को फर्स्ट ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक 1 इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब बात आती है 12 अप्रैल की, जिस दिन ये दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो देखिए 12 अप्रैल 1961 को पूर्व सोवियत संघ के नागरिक यूरी गैगरिन ने वोस्टॉक नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिए पहली उड़ान भरी थी। तो फ्रेंड्स इसी उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये वैलेंटीना तेरेस्कोवा है ये पहली विमेन है जिन्होंने की अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी, जो स्पेस में गई थी, और इन्होंने ये किया था 16 जून 1963 को। साथ ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये तो आप सभी को मालूम है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था 20 जुलाई 1969 को ये फर्स्ट ह्यूमन बने थे टू सेट फुट अपॉन द सरफेस ऑफ द मून, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले जो है ये पहले व्यक्ति बने थे। कब? 20 जुलाई 1969 को। तो फ्रेंड्स इन्हीं सभी उपलब्धियों की वजह से ये दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। महिला सशक्तिकरण पर AICTE लीलावती अवार्ड्स 2020 किसने आवंटित किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं। इन्होंने इन अवार्ड्स को आवंटित किया है। साथ ही फ्रेंड्स इन अवार्ड्स का जो थीम रहा है ये रहा है विमेन एम्पावरमेंट, और ये जो अवार्ड्स दिए गए हैं ये इसी थीम में जो सब थीम यहाँ पर दिए गए उनके लिए ये अवार्ड दिए गए हैं। देखिए थीम तो मैंने आपको बता दिया विमेन एम्पावरमेंट। अच्छा, अब अगर हम अवार्ड्स के अगर विनर्स की बात करें तो जो आएंगे ये सभी सब थीम रहे हैं। थीम वुमेन एम्पावरमेंट है, सब थीम पहला देखते हैं लीगल अवेयरनेस, तो इसमें रेडियंट सी था, ठीक है, तो ये टीम जीती है जो कि त्यागराजर पॉलिटेक्निक कॉलेज तमिलनाडु से है। फिर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करें तो स्वेट जो कि सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु से है। डिजिटल लिटरेसी में भारतीय विद्यापीठ ने अवार्ड जीता है। लिटरेसी में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इसने जीता है। और विमेंस हेल्थ में WIT विमेन हेल्थ कोलिशन फ्रॉम वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र, इसने ये अवार्ड जीता है। और सेल्फ डिफेंस में
परीत राणा फ्रॉम सेंट जोसेफ्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तमिलनाडु, इसने यह अवार्ड जीता है। दुनिया में सबसे तेजी से 10 करोड़ लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स ये बना है इंडिया। ठीक है, तो भारत ने जो है 10 करोड़ लोगों को कोविड-19 का टीका सबसे तेजी से लगाया है। तेजी से मतलब डेज की बात हो रही है। तो देखिए भारत ने जो है 85 दिन में कारनामा करके दिखाया है, जबकि यूएसए ने जो है इसको 89 डेज कंप्लीट करने में इसको लिए हैं। 100 मिलियन डोजेस को लगाने में यूएसए ने लिए 89 डेज और भारत ने लिए हैं 85 डेज। चाइना की बात करें तो 102 डेज चाइना ने इसको करने में लिए हैं। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नौकायन के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर में एक ये जो श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी है, तो यहाँ पर इन्होंने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग डिसिप्लिन इसको जो है इनोग्रेट किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा और इसकी कैपिटल है जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है और समर कैपिटल है श्रीनगर। किस दिन को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। और फ्रेंड्स ये 2003 में इस दिन को मनाने के लिए जो है भारत सरकार ने डिक्लेयर किया था 2003 में। ठीक है, किसकी रिक्वेस्ट पर? वाइट रिबन अलायंस इंडिया, इसकी रिक्वेस्ट पर। और आपको बता दें कि 11 अप्रैल को जो है कस्तूरबा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है, तो इसी उपलक्ष्य में ये नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये डे मनाया जाता है, तो आंसर होगा कस्तूरबा गांधी। साथ ही फ्रेंड्स इस बार जो इसका थीम रहा है स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यू बॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। साथ ही फ्रेंड्स 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसंस डे ये भी मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ओहो मोदो महामदो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइजर। तो नाइजर के जो है ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनका नाम है ओहो मोदो महामदो। ठीक है, तो ये है, तो ये केरोन पोलार्ड मत समझना आप इनको। ठीक है, ये जो है इसके नाइजर के प्रधानमंत्री बने हैं। और आपको बता दें कि नाइजर के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बैजोन। तो ये भी फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाइजर के प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर दोनों एक ही लाइन में आ गई हैं, तो इनको आप याद रखना। साथ ही अगर हम नाइजर की बात करें तो कैपिटल है नियामी और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। रामकरण वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत यानी अम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गैबोन। तो यह है फ्रेंड्स गैबोन। और गैबोन की अगर बात करें तो कैपिटल है लिब्रेविल और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। भुगतान बैंकों में एक ग्राहक द्वारा अधिकतम राशि रखे जाने की सीमा कितनी है? What is the limit of maximum balance that an individual customer can hold with payments bank? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 लाख रुपए। देखिए फ्रेंड्स अभी जो एक RRB असिस्टेंट मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तब उस वक्त आंसर होता है इसका 1 लाख रुपीज़, लेकिन हाल ही में RBI ने जो है इसकी लिमिट बढ़ा दी है, अब 2 लाख रुपए कर दी है। तो RBI ने जो है भुगतान बैंकों में एक ग्राहक द्वारा अधिकतम राशि रखने की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए कर दी है। और ये सभी जो हैं पेमेंट बैंक हैं जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक जिसका हेडक्वार्टर्स नोएडा उत्तर प्रदेश में है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ये न्यू दिल्ली में है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ये भी न्यू दिल्ली में है, फिनो पेमेंट्स बैंक मुंबई में है, जियो पेमेंट्स बैंक मुंबई में है, NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड पेमेंट्स बैंक ये भी मुंबई में है। साथ ही फ्रेंड्स आपको पेमेंट्स बैंक के बारे में 2-3 फैक्ट्स जान लेनी चाहिए। देखिए जो पेमेंट बैंक्स हैं ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, सेविंग डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये लोन्स इशू नहीं कर सकते और क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकते। साथ ही फ्रेंड्स जो पेमेंट बैंक है
ठीक है, इसको सेटअप करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 100 करोड़ रुपीज़ है। और 25% ब्रांचेज जो हैं आपकी, जो ब्रांचेज हैं ये अनबैंक्ड रूरल एरियाज़ में होनी चाहिए, यानी इस तरह के ग्रामीण इलाके में होने चाहिए जहाँ पर बैंक की सुविधा नहीं है। साथ ही फ्रेंड्स ये लैंडिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते और क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज नहीं हैंडल कर सकते। साथ ही ये NRI डिपॉजिट्स ये भी नहीं ले सकते। और आपको बता दें कि जो पेमेंट बैंक हैं ये एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और लाइसेंस अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। पेमेंट्स बैंक और भी जो बैंक्स होते हैं इनके बारे में फ्रेंड्स एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ताकि उसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें प्रोवाइड करा दी जाए। सार्थक, जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया, निम्न में से किसके लिए कार्यान्वयन योजना है, यानी इम्प्लीमेंटेशन प्लान है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कूल एजुकेशन। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन पर एक बैठक की हाल ही में अध्यक्षता की। तो जो ये नई शिक्षा नीति है इसमें स्कूल शिक्षा के लिए जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक योजना विकसित की गई है जिसका नाम है सार्थक। इंग्लिश में अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। हिंदी में अगर बात करें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति। तो फ्रेंड्स इस बुकलेट के जरिए जो भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं उनको इस पॉलिसी को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रसायन उद्योग यानी इंडियन केमिकल इंडस्ट्री को किस वर्ष तक 304 बिलियन US$ तक पहुंचने की उम्मीद है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2025। तो यूनियन मिनिस्टर DV सदानंद गौड़ा सेज इंडियन केमिकल्स industry is expected to reach $304 billion by 2025। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में तो आपको ये जानना चाहिए कि केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं DV सदानंद गौड़ा, ठीक है। और ये टारगेट आप इसको कह सकते हैं या फिर एक अनुमान आप कह सकते हैं कि 2025 तक जो इंडियन केमिकल इंडस्ट्री है ये 304 बिलियन US$ तक पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नोरा अल मात्रोशी को किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया गया है या सिलेक्ट किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो फ्रेंड्स नोरा अल मात्रोशी ये UAE की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट बन गई हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स कि फरवरी 2021 में UAE का अंतरिक्ष यान होप प्रोब या फिर आप इसे कहते हैं अल अमल, ये मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था और इसी के साथ मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला ये अरब देशों में पहला और दुनिया का 5वां देश बन गया है। बात कर रहे हैं हम UAE की। तो अरब देशों में ये पहला देश है जो कि मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कराने में सफल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि UAE ने 2024 तक मून रोवर इसको भी लॉन्च करने का जो है एक टारगेट रखा हुआ है। साथ ही वर्ष 2117 तक UAE चाहता है कि मार्स पर सेटल भी किया जा सके। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हजा अल मंसूरी ये संयुक्त अरब अमीरात के पहले पर्सन हैं जो स्पेस में गए हैं। हिदेकी मत्सुयामा किस खेल से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोल्फ। तो जो ये हिदेकी मत्सुयामा है ये जापानीज़ गोल्फर हैं और इन्होंने हाल ही में 2021 मास्टर्स टूर्नामेंट ये जीता है जो कि गोल्फ से रिलेटेड है और इसका वेन्यू रहा है अगस्टा नेशनल गोल्फ क्लब जो कि USA में है। गुइलेर्मो लासो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इक्वाडोर। तो इक्वाडोर तो ये फॉर्मर बैंकर हैं गुइलेर्मो लासो, तो ये जो है इक्वाडोर के प्रेसिडेंट अब बन गए हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो और करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। तो ये है इक्वाडोर और ये जो आप देख रहे हैं ये है इक्वेटर, ये इक्वेटर की लाइन है और ये पूरा कॉन्टिनेंट जो है ये है
ये है साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है। और आपको बता दें कि जो ये इक्वेटर है, ये एक तो इक्वाडोर से जा रहा है, कोलंबिया से जा रहा है, और ये पूरा ब्राज़ील है, यहाँ से जा रहा है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो इक्वेटर है ये 13 कंट्रीज से गुजरता है और 3 कॉन्टिनेंट्स से गुजरता है, एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। साथ ही 3 वाटर बॉडीज से गुजरता है, अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। आगे बढ़ते हैं। योगेश प्रवीण, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रख्यात क्या थे? तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी जाने माने इतिहासकार रहे हैं, हिस्टोरियन रहे हैं। खासकर कि ये लखनऊ के इतिहास के बारे में इनको काफ़ी कुछ मालूम भी था और इन्हें 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को प्रकाशित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इसको पब्लिश किया करेगा और इसको जो है ये जुलाई में पब्लिश करेगा और इसमें जो है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इसका मकसद है, इस इंडेक्स का मकसद है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसके जो दायरा है इसको बढ़ाना। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि प्रति व्यक्ति तक जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पहुंचाना, जैसे कि बैंकिंग, लोन्स, इक्विटी, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह जो होते हैं, पेमेंट्स। तो इस तरह की सभी सुविधाएं हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचाना, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि पिछले साल 2020 में आरबीआई ने नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर इंडिया 2019-2024 इसको भी रिलीज किया था। तीसरे, शेख हमदान बिन अल मक्तूम दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। तो भारत ने जो है इस थर्ड शेख हमदान बिन अल मक्तूम दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 जो ये प्रतियोगिता हुई है, इसमें जो है पहला नंबर इसमें प्राप्त किया है। सबसे ज़्यादा मेडल भारत ने जीते हैं, 20 मेडल्स भारत ने जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं। दूसरे नंबर पर रहा है फ्रांस और तीसरे नंबर पर रहा है मलेशिया। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि प्रमोद भगत, इन्होंने यहाँ पर 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और इनके अलावा कृष्णा नागर और प्रेम कुमार आले, इन्होंने भी गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं। डूम्सडे ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये फ्रेंड्स हाल ही में चर्चा में रहा है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। तो स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग के रिसर्चर्स ने कहा है कि जो डूम्सडे ग्लेशियर है, या फिर आप इसको कहते हैं थ्वेट्स ग्लेशियर, ये काफ़ी तेज़ी से जो है मेल्ट कर रहा है और यानी पिघल रहा है, और जिसके कारण जो ग्लोबल सी लेवल है वो काफ़ी हाई हो सकता है, उसका लेवल काफ़ी बढ़ सकता है। भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुशील चंद्रा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये सुनील अरोड़ा को रिप्लेस करेंगे क्योंकि इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। अच्छा, किसने अपॉइंट किया है इनको? प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, क्योंकि आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 की जो क्लॉज 2 है उसके तहत प्रेसिडेंट जो है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इनको नियुक्त करते हैं। और किस बेसिस पर नियुक्त किया गया है? क्योंकि ये सबसे सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं फिलहाल। और आपको बता दें कि ये 24वें इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे 24वें नंबर के, और इनका कार्यकाल रहेगा 14 मई 2022 तक का। साथ ही आपको बता दें कि अब इनके सुपरविजन में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इन सभी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हैं ये होने वाले हैं, तो यही इनको सुपरवाइज करेंगे। उस 18 वर्षीय महिला का नाम बताइए जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला पहलवान बनी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोनम मलिक। तो 18 साल की हैं सोनम मलिक एंड शी बिकेम द यंगेस्ट इंडियन फीमेल रेसलर
टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। तो इस टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइंग गेम्स खेले जा रहे हैं, एशियन ओलंपिक गेम्स क्वालिफायर्स, जो कि अल्मैटी कजाकिस्तान में खेले गए हैं। और यहाँ पर सोनम के अलावा अंशु मलिक, ये भी 57 kg की कैटेगरी में ओलंपिक्स में अपनी जगह पक्की कर ली है रेसलिंग इवेंट के लिए। तो दोनों नाम याद रखिएगा, सोनम मलिक और अंशु मलिक। सतीश कौल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था फिल्म इंडस्ट्री से। तो सतीश कौशल जाने माने एक्टर थे और ये खास करके महाभारत में इंद्र भगवान के जो इन्होंने रोल किया था उसके लिए काफ़ी जाने जाते थे और कोविड-19 की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। हाल ही में चक्रवात सेरोजा ने किस देश में दस्तक दी? साइक्लोन सेरोजा ने किस देश में दस्तक दी? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो साइक्लोन सेरोजा, इसने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी तबाही मचाई है और इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। किस राज्य ने उन्नत पुरातन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया है? यानी एडवांस्ड एंटीक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम, इसको किसने इनोग्रेट किया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा। तो गोवा सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव्स एंड आर्कियोलॉजी ने एडवांस्ड एंटीक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम इसको लॉन्च किया है और ये इस तरह का भारत में पहला सिस्टम है जहां एंटीक्विटीज़ को स्टोर किया गया है। आपको बता दें, एंटीक्विटीज़ का मतलब होता है जो प्राचीन काल की वस्तुएं होती हैं, तो उनके स्टोरेज और उनको जो है एक क्लीन स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड कराने के लिए, उनसे रिलेटेड जो डेटा है उसके मैनेजमेंट के लिए और इन्हीं सब सर्विसेज से संबंध में ये सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, अगर हम गोवा की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और कैपिटल है पणजी। साथ ही गोवा में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। फ्रेंड्स, अगर हम गोवा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स की अगर बात करें जो आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो गोवा जो है 1961 में पुर्तगाल से मुक्त हुआ था और 30 मई 1987 तक ये यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव का पार्ट था। उसके बाद इसे सेपरेट स्टेट बना दिया गया था। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज और जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है ये है कोंकणी। और यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी हैं? बॉम जेसस बेसिलिका एंड चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ ओल्ड गोवा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, गोमंत विभूषण अवार्ड ये गोवा सरकार द्वारा दिए जाने वाला हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। साथ ही बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटिगेओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी एंड महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी गोवा में है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यहाँ पर 2 प्रमुख रिवर हैं, प्राइमरी रिवर्स हैं, एक तो मांडोवी जिसे महादाई भी बोलते हैं और एक जुआरी। ये दोनों ही रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जुआरी तो फ्रेंड्स एसएससी और रेलवेज एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कि किस स्टेट में ये बहती है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर किस शहर में बनाया जा रहा है? इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट टावर इज बीइंग बिल्ड इन बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स, बेंगलुरु में ये बनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा एक अपार्टमेंट है और यहाँ पर फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट टाइप का इसको पूरा बनाया गया है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं और इस टावर का नाम है माना फॉरेस्टा। तो ये इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट टावर है। 225 ट्रीज़ यहाँ पर लगे हुए हैं और केवल 56 फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं। तो एक तरह का ग्रीन इनिशिएटिव है ये। प्रिंस फिलिप, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने ब्रिटिश सशस्त्र बलों की किस इकाई में कार्य किया? प्रिंस फिलिप हु पास्ड अवे रिसेंटली सर्व्ड इन विच यूनिट ऑफ द ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉयल नेवी। तो प्रिंस फिलिप ये जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है इनके हस्बैंड थे और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। इन्हें ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये टाइटल जाना जाता है और ये नेवी कमांडर रह चुके हैं। जन्म इनका हालांकि ग्रीस में हुआ था। 99 की एज में इनका जो है मृत्यु हो गई है। निम्नलिखित में से किसने डॉइश बैंक से 68.87 मिलियन यूरो यानी 600 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनसीडीसी।
तो एनसीडीसी का मतलब है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसने जो है जर्मनी का जो लार्जेस्ट बैंक है डॉइचे, तो इसके साथ 68.87 मिलियन यूरो का लोन यहाँ से इसने सिक्योर किया है। किस लिए किया है? ताकि आगे जो ये कोऑपरेटिव्स को जो लैंडिंग एक्टिविटीज़ करता है, जो कोऑपरेटिव्स को जो ये लोन प्रोवाइड कराता है, उसके लिए इसने ये लोन डॉइचे बैंक से लिया है। आपको बता दें साथ ही एनसीडीसी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी इसी तरह का एक एमओयू साइन किया है। और अगर हम आगे बात करें तो मैंने जैसा आपको बता ही दिया है कि जर्मनी का ये लार्जेस्ट बैंक है। और फ्रेंड्स जर्मनी जो है यूरोप में इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इस तरह के क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं कि यूरोप में भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश है, तो आंसर होगा जर्मनी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो एनसीडीसी है यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका स्थापना दिवस पूछ लिया जाता है तो 1963 में स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है। 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये फ्रेंड जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होते हैं तो उनके एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मार्केटिंग और प्रोसेस, इन सभी के कार्य को देखती है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इससे जुड़ी कौन सी स्कीम है। युवा सहकार, आयुष्मान सहकार और सहकार मित्र, ये सभी फ्रेंड्स एनसीडीसी से जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा कभी भी इनसे पूछे जाए कि किसके प्रोडक्ट्स हैं, तो आंसर होगा एनसीडीसी। साथ ही जो एनसीडीसी के एमडी हैं इनका नाम है संदीप कुमार नायक। स्वास्थ्य सेवा और कृषि नवोन्मेषों की दिशा में काम करने के लिए बेयर ने निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग किया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम। एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए अटल इनोवेशन मिशन हैज़ कोलैबोरेटेड विद बेयर टू वर्क टुवर्ड्स हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर इनोवेशंस। तो क्वेश्चन में ही एक्सप्लेनेशन अपना छुपा है कि जो बेयर के साथ एम ने यानी अटल इनोवेशन मिशन ने किसके लिए ये कोलैबोरेट किया है? हेल्थ केयर और एग्रीकल्चरल इनोवेशन के लिए। एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन और ये जो है नीति आयोग द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। और बेयर क्या है? ये फ्रेंड्स हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी है। और इसने जो है जो अटल इनोवेशन मिशन का जो प्रोग्राम है अटल टिंकरिंग लैब्स, तो इसमें सहयोग करेगी। देखिए अटल टिंकरिंग लैब्स कई बार आपने पढ़ा होगा। तो इसका मकसद ये है कि जो स्कूल में जो बच्चे हैं उनके अंदर एक क्रिएटिविटी पैदा करना, एक इनोवेशन पैदा करना, ताकि उनके मन में कुछ इस तरह के विचार आए जो आके जाके कुछ इनोवेशन में तब्दील हो सके। तो इसी टारगेट में बेयर ये इसमें हेल्प करेगी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो एम है अटल इनोवेशन मिशन है, इसके मिशन डायरेक्टर हैं आर रमनन। और बेयर की अगर हम बात करें तो ये जर्मन की मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड लाइफ साइंसेज कंपनी है। तो कहाँ की है? जर्मनी की है। ई सांता का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीयूष गोयल ने। तो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ई सांता, या आप इसको SANTA इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, तो इसको इन्होंने एक ये प्लेटफॉर्म है, इसको इन्होंने लॉन्च किया है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक्वा फार्मर्स यानी जल कृषकों और खरीदारों को एक साथ जोड़ने के लिए एक मंच तैयार किया गया है। कि क्या नाम है इसका? ई सांता। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो ये कम्प्लीटली पेपरलेस है और एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्लेटफॉर्म है जो कि फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स से रिलेटेड है। तो इसमें जो एक्सपोर्टर्स हैं यानी निर्यातक हैं वो सीधे किसानों से उत्पाद अब खरीद सकेंगे। इसके तहत जो है बिचौलियों को अब खत्म कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जो ये ई सांता है इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। आपको बता दें कि जो यहाँ पर NACSA लिखा है इसका मतलब है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। ये फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आने वाली मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक एक्सटेंशन आर्म है, यानी इसकी एक शाखा है। DGFT व्यापार सुविधा ऐप यानी DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप, ये किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
तो देखिए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप इसको लॉन्च किया है, ताकि जो बिजनेस करने का भारत में जो ढंग है, जो उसकी नीति है, वो आसान हो सके, और जो भी इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स को जो है, जो भी इंफॉर्मेशन है भारत के आयात और निर्यात से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है, वो इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स तक जो है आसानी से पहुंच सके। तो जो ये DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप है, ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS द्वारा डेवलप किया गया है। अगर हम बात करें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तहत कार्य करता है, और इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो DGFT का मतलब आप यहाँ पर जान लीजिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स पोर्टल एंड E-फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल। हिंदी फ्रेंड्स, इसको ये हिंदी ये नहीं है इसकी, ठीक है, क्योंकि पिछली स्लाइड में हमने, कल वाली स्लाइड में इसको ओवरलैप करते हैं करंट अफेयर्स को, तो ये करना जो है मिस हो गया। तो मैं इसको आपको हिंदी बता देता हूँ। जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक ये पोर्टल, और E-फाइलिंग 3.0 एक ये मॉड्यूल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़। तो डॉक्टर जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं। ये फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो ई कमेटी है, इसके चेयरपर्सन भी हैं ये। तो इन्होंने जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स इस पोर्टल को लॉन्च किया है, और E-फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल इसको भी लॉन्च किया है। तो जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स पोर्टल ये किस लिए लॉन्च किया है? ताकि जो पास्ट जजमेंट्स हुए हैं या ऑर्डर्स आए हैं, उनको जो है सर्च किया जा सके। और E-फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल ये किस लिए लॉन्च किया है? ताकि जो है कोर्ट में जो है कोई भी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स तरह से फाइल किया जा सके, यानी E-फाइल किया जा सके, डिजिटली फाइल किया जा सके। अच्छा, इसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं? तो इसके मेन फीचर्स ये हैं कि आप कोई भी कीवर्ड डाल के कोई भी प्रीवियस पास्ट जजमेंट आप इसमें देख सकते हैं। तो कीवर्ड किस तरह के हो सकते हैं? कोई भी बेंच से रिलेटेड, या केस टाइप, केस नंबर, किस साल का है, कोई पैटिशनर या रिस्पोंडेंट नेम से आप सर्च कर सकते हैं, जज का नाम डालकर आप कोई केस सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह का ये जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किसने पोषण ज्ञान लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। तो नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज, अशोका यूनिवर्सिटी, इनके साथ मिलकर पोषण ज्ञान इसको लॉन्च किया है। तो पोषण ज्ञान जो है, ये स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल कोश पोषण ज्ञान है। नीति आयोग की बात करें तो चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन है डॉक्टर राजीव कुमार, और CEO है अमिताभ कांत। 75 श्रृंखला पेंशन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो देखिए, आपको मालूम है कि 15 अगस्त 2022 में भारत को अपनी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो इसी उपलक्ष्य में कई तरह के कार्यक्रम भारत में चलाए जा रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में जो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन MOS PMO पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशंस एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, कितने सारे दायित्व इनके पास हैं। तो ये आप याद रखिएगा, कोई भी पूछा जाए तो आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इन्होंने जो है एक मिशन की शुरुआत की है, जिसके तहत ये डिपार्टमेंट कई तरह के कार्यक्रम लॉन्च करेगा, और उनमें कहीं ना कहीं 75 आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी 75 ये डिजिट कहीं ना कहीं उसमें देखने के लिए मिलेगी। मान लीजिए ये डिपार्टमेंट 75 तरह की डिजिटल पब्लिकेशन लॉन्च करेगा, या फिर 75 तरह की ऑनलाइन वर्कशॉप ये ऑर्गेनाइज करेगा, या फिर अपने जो 75 ऑफिस हैं, अलग अलग ऑफिस हैं, उनके थ्रू जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से ये इस सेलिब्रेशन को मनाना चाहते हैं। तो जो भी ये कार्यक्रम शुरू करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं 75 या 75 उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। किस भुगतान बैंक ने यानी पेमेंट बैंक ने रिवॉर्ड्स 1 2 3 बचत खाता लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने रिवॉर्ड्स 1 2 3
इस तरह का एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है और ये सेविंग अकाउंट जो है 299 ये फीस है, इसकी एनुअल फीस है, ये पे करके पा सकता है। और इसमें वही है कि सर्टेन कैशबैक आपको पर मंथ मिलेगा, ठीक है। ये हमारे मतलब का नहीं है, इसमें किसी को अगर खुलवाना है इसमें अकाउंट तो वो जान सकता है। बाकी जैसे DTH बिल पेमेंट अगर आप करते हैं या फिर प्रीपेड रिचार्ज करते हैं, पोस्ट पेड ब्रॉडबैंड अगर आप यहाँ से चार्ज करते हैं तो इन सभी में आपको जो है कुछ ना कुछ कैशबैक प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर हम बात करें एयरटेल पेमेंट्स बैंक की तो इसके MD एंड CEO है अनुव्रता विश्वास और हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में पेमेंट बैंक्स में जो बैलेंस लिमिट है ये 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड चगास डिजीज डे यानी विश्व चगास रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल को ये मनाया जाता है और इसको साइलेंट या फिर साइलेंस्ड डिजीज इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये ज़्यादातर उन लोगों में होती है जहाँ पर जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, जैसे कि अफ्रीका में है। अफ्रीका में ज़्यादातर कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, तो वहाँ पर कई तरह की बीमारियाँ फैली रहती हैं। और ये जो डिजीज़ होती है इसका जो मेन टारगेट होता है वो कार्डियक या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यहाँ पर ये अटैक करती है। और ये जो है यहाँ अगर ज़्यादा गंभीर समस्या में हो जाए तो मृत्यु तक हो जाती है। अच्छा, पहली बार साल 2020 में दिन मनाया गया था, ये डे मनाया गया था और 2021 में अभी ये दूसरी बार मनाया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, और किसके द्वारा होता है? एक पैरासाइट होता है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, तो इस पैरासाइट के द्वारा ये फैलता है। नैरो लाइन सेफर्ड 1 NLS1 ये क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गैलेक्सी। तो साइंटिस्ट डिस्कवर द फार्देस्ट गामा रे एमिटिंग एक्टिव गैलेक्सी विद नैरो एमिशन लाइंस। देखते हैं क्या है। तो देखिए एरिस का मतलब है, एरिस जो है ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, ठीक है। तो इसने जो है और भी रिसर्चर्स के साथ मिलकर एक नई एक्टिव गैलेक्सी को आइडेंटिफाई किया है जो कि गामा रे एमिट करती है और फार्देस्ट है, जो हमारे यहाँ से सबसे दूर इसकी लोकेशन है। कितना है? 31 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, तो इतनी दूर है ये, ठीक है। और ये एक्टिव गैलेक्सी है, ये आप याद रखिएगा। और ये गामा रे एमिटिंग गैलेक्सी है, तो इसको जो है इन्होंने खोजा है एरीज के एस्ट्रोनॉमर्स ने। और आपको बता दें कि 1929 में एडविन हबल इन्होंने डिस्कवर किया था कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, किसने कहा था? एडविन हबल ने कहा था कि यूनिवर्स जो है ये एक्सपेंड कर रही है। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।